तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का क्लास नंबर 24 है और इस क्लास में आज हम लोग भारत सरकार की निधियाँ यानी कि फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम सभी को पता है कि जो भारत सरकार है इनकी कुछ फंड्स है यानी कि कुछ निधियाँ भी हैं। तो अगर हम लोग निधियों की बात करें तो ये टोटल 3 निधियाँ होती हैं। तो भारत सरकार की 3 निधियाँ होती है। कौन कौन होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका संचित निधि होता है जिसको हम लोग कंसोलिडेटेड फंड भी कहते हैं। इसके अलावा लोक लेखा निधि होता है जिसको हम लोग पब्लिक अकाउंट कहते हैं, लोक लेखा निधि। और एक और थर्ड नंबर आकस्मिक निधि होता है जिसको हम लोग कॉन्टीजेंसी फंड कहते हैं। तो भारत सरकार की 3 निधियाँ होती है, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट, आकस्मिक निधि, कॉन्टीजेंसी फंड। अगर हम लोग संचित निधि की बात करें तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 266 में ये उल्लेख किया गया है, जबकि 266 क्लॉज 1 में लोक लेखा निधि के बारे में बताया गया है। वहीं आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है। यानी कि ये 2 आर्टिकल में कंप्लीट हो जाता है, 266 और 267। 266 में संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड लिखा हुआ है, 266 क्लॉज 1 में लोक लेखा निधि यानी कि पब्लिक अकाउंट लिखा हुआ है, और वहीं 267 में आकस्मिक निधि यानी कि कॉन्टीजेंसी फंड के बारे में बताया गया है। ये तीनों जो है वो भारत सरकार की निधियाँ होती है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं अब हम लोग एक एक करके सभी निधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संचित निधि जो कि आर्टिकल 266 में है और इसको हम लोग कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले संचित निधि के बारे में जानेंगे, संचित निधि क्या होता है। देखिए, भारत सरकार को प्राप्त होने वाला समस्त प्रकार का पैसा इस निधि में आकर जमा होता है। तो भारत सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को जो भी पैसा प्राप्त होता है, समस्त प्रकार का पैसा, वो सभी जो है वो आपका संचित निधि में जमा होता है यानी कि कंसोलिडेटेड फंड में जमा होता है। एग्जाम्पल के लिए टैक्स का पैसा, ब्याज का पैसा, टैक्स बोले तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जितना भी प्रकार का टैक्स लग रहा है तो सारा पैसा जो है वो आपका कंसोलिडेटेड फंड में जाता है, जमा होता है। कोई अगर ब्याज भी है, इंटरेस्ट भी है तो उसका भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड में ही जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए, इस निधि से पैसा निकालने के लिए भारत सरकार को संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है। तो अगर भारत सरकार को संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से अगर पैसा निकालना है तो वहाँ से पैसा निकालने के लिए संसद का अनुमति यानी कि परमिशन लेना पड़ेगा भारत सरकार को। तो भारत सरकार बिना संसद की अनुमति से संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकती है। जो संचित निधि है वहाँ पे पैसा, भारत सरकार को प्राप्त होने वाला समस्त प्रकार का पैसा इसी में जमा होता है, जैसे टैक्स का पैसा, ब्याज का पैसा, सब इसी में जमा होता है। ठीक है ना। अगर संचित निधि की बात करें तो ये 2 प्रकार के इसमें व्यय होते हैं। संचित निधि में 2 प्रकार के व्यय होते हैं, यानी कि खर्च जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। मतलब कि संचित निधि में जो पैसा है वो 2 प्रकार से खर्च करने के लिए निकाला जाता है। ठीक है ना। तो संचित निधि के 2 प्रकार के व्यय होते हैं। व्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं वो देख लीजिए। पहला व्यय है आपका भारत में व्यय। क्या है? तो भारत में व्यय यानी कि चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर। तो भारत में व्यय यानी कि चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर। और एक होता है संचित निधि से किया गया व्यय। एक है संचित निधि भारत में व्यय और एक है संचित निधि भारत से किया गया व्यय यानी कि मेड फ्रॉम। इन दोनों के बारे में क्या क्या होता है वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर भारत में व्यय है, इसमें संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जज साहब, इन सभी को जो भी पैसा जाता है, इन सभी को जो भी वेतन मिलता है वो सभी भारत में व्यय यानी कि वो संचित निधि में ही है। लेकिन संचित निधि का 2 भाग है व्यय का, एक है भारत में व्यय और एक है संचित निधि से किया गया व्यय। तो संवैधानिक जितना भी पदाधिकारी हैं, संवैधानिक जितना भी ऑफिसर है ना, उन लोग जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज साहब, कैग, इन सभी को जो वेतन मिलता है वो भारत में व्यय वाले खर्च से दिया जाता है। इनके लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। देखिए,
अगर आपको प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, कैग को, जज साहब को वेतन देना है तो इसके लिए आपको संसद का अनुमोदन नहीं लेना पड़ेगा। तो संचित निधि में 2 प्रकार के व्यय है। पहला व्यय भारत में व्यय, इसको हम लोग चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन से जुड़ा हुआ है और इसके लिए आपको अनुमोदन नहीं चाहिए संसद का। दूसरा, से किया गया व्यय, तो संचित निधि से किया गया व्यय, एक है भारत में व्यय और एक है से किया गया व्यय यानी कि मेड फ्रॉम, और एक है चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर। इसमें क्या है कि इससे पैसा निकालने के लिए संसद का अनुमोदन चाहिए भैया। अगर भारत में व्यय, अगर ये वाला अगर आपका व्यय करना है तो उसके लिए संसद का अनुमोदन नहीं चाहिए। संवैधानिक पदाधिकारियों को वेतन वगैरह देना है तो आपको संसद का अनुमोदन नहीं चाहिए। लेकिन संचित निधि से किया गया व्यय मेड फ्रॉम है तो इससे पैसा निकालने के लिए फिर संसद का अनुमोदन आपको लेना पड़ेगा और संसद अनुमोदन देगा तो ही आप पैसा निकाल सकते हो। बजट जो है वो इसी निधि पर पारित होता है। तो से किया गया व्यय और एक है भारत में व्यय, तो से किया गया व्यय यहीं से जो है बजट इसी निधि पर ही पारित होता है। तो बजट जो है वो आपका इसी निधि पर ही पारित होता है। बजट भी जो है वो आपका संसद का अनुमोदन के बाद ही निकाला जाता है, बिना अनुमोदन का आप निकाल भी नहीं सकते हैं। ये नहीं कि आप सरकार में है तो आप बहुत ज़्यादा पैसा निकाल लीजिए बजट के नाम पे और आप उसको खर्च कर दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। लोक लुभावन बजट भी कभी कभी आता है ना, लोक लुभावन नीति भी आता है ना कभी कभी, कि लोगों को कि मतलब चलो आपको इतना पैसा दे रहे, ये कर रहे वो कर रहे हैं, तो उस सब भी पॉलिटिकल हो जाता है ना फिर। तो ये हो गया आपका संचित निधि के बारे में। तो संचित निधि, तो भारत सरकार को प्राप्त होने वाला समस्त प्रकार का पैसा इसी निधि में जमा होता है, टैक्स का पैसा, ब्याज का पैसा। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए गवर्नमेंट को परमिशन लेना पड़ता है। संचित निधि के व्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक है भारत में व्यय और एक है से किया गया व्यय। भारत में व्यय यानी कि चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर और से किया गया व्यय यानी कि मेड फ्रॉम। भारत में व्यय यानी कि संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन, कैग हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, जज साहब हो गए, इन सभी का वेतन, इसके लिए संसद का अनुमोदन का कोई आवश्यकता नहीं है। से किया गया व्यय यानी कि मेड फ्रॉम, इससे पैसा निकालने के लिए संसद का अनुमोदन आपको चाहिए, वो परमिशन देगा तभी आप पैसा निकाल सकते हैं। बजट जो है वो इसी निधि पे ही पारित होता है, तो इस वाले पॉइंट को भी आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये आपका संचित निधि हो गया यहाँ पे। तो संचित निधि आर्टिकल 266 में दिया हुआ है। इसका बाद अब आइए संचित निधि के बाद लोक लेखा निधि, जो कि आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोक लेखा निधि। तो ये रहा आपका लोक लेखा निधि, इसको हम लोग पब्लिक अकाउंट कहते हैं। लोक लेखा निधि को ही पब्लिक अकाउंट कहा जाता है। और ये जो आपका लोक लेखा निधि यानी कि पब्लिक अकाउंट है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 क्लॉज 1 में दिया हुआ है। 266 में तो कंसोलिडेटेड फंड है यानी कि संचित निधि है, वहीं 266 क्लॉज 1 में लोक लेखा निधि यानी कि पब्लिक अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, आप कोई भी यहाँ पे समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट, पब्लिक अकाउंट के बारे में बताया जाता है कि यह जनता का पैसा होता है। तो पब्लिक अकाउंट में पैसा किसका होता है, वो जनता का पैसा होता है। इसमें हम लोग भविष्य निधि यानी कि पीएफ का पैसा इसमें जमा करते हैं। पीएफ बोले तो प्रोविडेंट फंड। पोस्ट ऑफिस में यानी कि जो छोटी बचतें हैं, जैसे हम लोग छोटी बचत बोलते हैं ना, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार जो लोक उधार कहाँ से लेता है, तो लोक उधार जो है वो आपका घरेलू बाजार से भी लोक उधार लेता है सरकार, और वो आपका विदेशों से भी लोक उधार ले सकता है। क्या लेता ही है। विदेशों से भी 2 प्रकार से लेता है। कैसे, तो एक तो हो गया आपका मतलब कि अन्य देशों के सरकारों से लिया, और दूसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लिया, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, आसियान डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स, इन सभी से ले लिया। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, यहाँ ब्रिक्स हम गलत बता दिए, सॉरी। इसके अलावा देखिए, लोक उधार सरकार घरेलू बाजार से भी ले सकता है। घरेलू बाजार से 2 तरह से लेता है, एक RBI के बिहाफ में लेगा। RBI क्या करेगा कि बॉन्ड एंड सिक्योरिटी जारी कर देगा, और जो उसको बॉन्ड एंड सिक्योरिटी खरीदेगा वो RBI उससे पैसा लेगा और फिर वो सरकार को दे देगा। RBI कभी भी खुद के लिए पैसा नहीं लेता, वो सरकार के लिए हमेशा पैसा लेता है। तो वो कमर्शियल जो बैंक होते हैं, जो उसके नोटिफाइड कमर्शियल बैंक होते हैं, जो आपका अधिसूचित जो कमर्शियल बैंक होते हैं, वाणिज्य बैंक होते हैं, उन्हीं को वो अपना बॉन्ड एंड सिक्योरिटी बेचता है। जैसे कि बड़े बड़े जो बैंक हो गया, SBI हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, 3-4 को उनका अपना प्राथमिक डीलर होता है, उन्हीं को वो पैसा बेचता है, मतलब ये बॉन्ड एंड सिक्योरिटी बेचता है। अगर वो नहीं खरीदे तो बाद में फिर वो बेच दे जाता है, कोई भी खरीद लो कंपनी। इसके अलावा सरकार जो है वो छोटी बचतों से भी पैसा लेता है। छोटी बचत में जो भी हम लोग पैसा जमा करते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, इन सभी में
है ना। किसान मंत्री बीमा विकास योजना, इन सभी में जो भी पैसा हम लोग जमा कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, छोटी बचत, वो सभी हम लोग सरकार को एक तरह से लोन दे रहे हैं। सरकार हम लोग का पैसा ले रहा है, बाद में हम लोग को बोलता है, देता है, बोलता है हम लोग की सुकन्या समृद्धि योजना में हर महीना 500-500 रुपये डालिए, आपको 20 साल के बाद आपको जितना होगा उसका ज़्यादा मिलेगा। अगर 20 साल में अगर आपका 10 लाख रुपया हुआ, सपोज मान लीजिए कि अगर आप हर महीना 500 रुपये डाल रहे हैं और 20 साल में अगर आपका 10 लाख रुपया हुआ मान लीजिए सपोज, तो हम आपको 12 लाख रुपये देंगे, 14 लाख रुपये देंगे। तो इस एक तरह से सरकार लोन दे रहा है ना आपको, लोन नहीं दे रहा, मतलब सरकार को आप लोन दे रहे हैं, सरकार तो बाद में इसको सूद समेत देगा ही देगा आपको। तो वही हो गया। तो पब्लिक अकाउंट यानी कि लोक लेखा निधि, जो कि संविधान के आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में जिक्र किया गया है, यह जनता का पैसा होता है। इसमें भविष्य निधि, पोस्ट ऑफिस, एफडी योजनाएं सभी शामिल होती है। अटल पेंशन योजना, इसमें भी हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं ना, तो ये भी एक तरह से छोटी बचत में ही आएगा। एफडी करवा रहे हैं हम लोग, तो वो भी इसी में आएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। इससे धन निकासी के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, अतः इस पर वोटिंग नहीं होती है। सिंपल सी बात है। लोक लेखा निधि यानी कि जो भी पब्लिक अकाउंट है, जो कि आपका आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में दिया हुआ है, ये जनता का पैसा होता है। इस पैसा को निकालने के लिए सरकार को, भारत सरकार को संसद की अनुमति नहीं लेना पड़ता है, इस पर वोटिंग भी नहीं होता है। सरकार जब चाहे तब पैसा निकाल सकता है, इससे जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकता है। सिंपल सी बात है। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए सरकार को संसद का अनुमोदन लेना पड़ेगा। दो तरह का है केस, एक है भारत में व्यय, वहाँ पे संसद का अनुमोदन नहीं लेगा। एक है से किया गया व्यय यानी कि मेड फ्रॉम, वहाँ पे संसद का अनुमोदन लेना पड़ेगा, जैसे बजट उसी में आधारित होता है। लेकिन लोक लेखा निधि में संसद का अनुमोदन नहीं लेना पड़ता है, ना ही उनका वोटिंग करवाना पड़ता है। ये भविष्य निधि, पोस्ट ऑफिस, एफडी योजनाएं सभी इसमें शामिल होता है। यहाँ से सरकार जब चाहे वो पैसा निकाल सकता है। तो लोक लेखा निधि में कोई टेंशन नहीं है सरकार को। नेक्स्ट आता है आपका आकस्मिक निधि। क्या है? तो आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि को हम लोग बोलते हैं कॉन्टीजेंसी फंड। और आकस्मिक निधि जो है वो आपका आर्टिकल 267 में इसका जिक्र किया गया है। आर्टिकल 266 में संचित निधि, आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में आपका जो है वो लोक लेखा निधि, और वहीं आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि। मात्र ये 2-3 आर्टिकल में ही कंप्लीट हो जाएगा आपका भारत सरकार की निधियाँ। तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, यहीं पे जो बात बतलाया गया है वो देख लीजिए थोड़ा सा, कि किसी विशेष आकस्मिक परिस्थिति से निकलने के लिए, जैसे कि युद्ध, सुनामी, भूकंप आदि, अगर ऐसा कोई भी परिस्थिति आता है तो इससे निकलने के लिए इस निधि का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका आकस्मिक निधि है वो रिजर्व रहता है, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, कभी भी छेड़छाड़ नहीं करोगे आप। जब कभी वैसी स्थिति आएगी, जब आपके पास प्रॉब्लम आ जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि युद्ध हो गया, आंतरिक युद्ध हो गया, या फिर बाह्य युद्ध हो गया, दो देशों में युद्ध हो गया, सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, आपके देश में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया किसी भी कारणवश से, तो उस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए आप आकस्मिक निधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, लॉकडाउन के टाइम में पीएम राहत कोष आया था, उसमें बोला गया था कि प्रधानमंत्री को आप लोन दीजिए, मतलब अपने इच्छा अनुसार कुछ वहाँ पैसा जमा कीजिए पीएम राहत कोष में। तो बहुत आदमी जमा किया था ना भाई। भले विपक्ष वाले हमेशा बोलता है कि नहीं, पीएम राहत कोष में जितना भी पैसा आया वो भारत सरकार वो खा लिया, ये खत्म कर दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अलग बात है। लेकिन ये क्यों लाया गया था? कि वो जो पेंडेमिक था उससे निजात पाने के लिए। तो इस तरह की योजनाएं जो है वो आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जाता है। और आकस्मिक निधि जैसा कोई भी, और इसी तरह अगर मतलब देखो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आकस्मिक निधि का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लीजिए। इस निधि का प्रयोग करने का अधिकार संसद ने राष्ट्रपति को दे रखा है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लेकर सरकार जो धन का प्रयोग कर सकती है, और संसद का अनुमोदन प्रयोग करने के बाद में लिया जाता है। संसद का अनुमोदन प्रयोग करने के बाद में लिया जाता है। अब देखिए, जो आपका आकस्मिक निधि है, तो आकस्मिक निधि में ये बात बताया गया है कि आकस्मिक निधि से पैसा निकालने का अधिकार किसको है? भारत सरकार को नहीं है, केवल राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति पैसा निकाल के भारत सरकार को दे रहा है, वो अलग बात है, लेकिन पैसा निकालेगा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की अनुमति से ही पैसा निकाला जाएगा। ठीक है ना, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो आकस्मिक निधि 267 में किया गया है। इसमें बोला गया कि किसी विशेष आकस्मिक परिस्थिति में उस परिस्थिति से निपटने के लिए, जैसे कि युद्ध हो गया, सुनामी हो गया, इन सभी से निपटने के लिए इस फंड का प्रयोग किया जाता है, कॉन्टीजेंसी फंड, आकस्मिक निधि का। और इस निधि का प्रयोग करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को, वही इससे पैसा निकाल सकता है। और उसके बाद वो जो है वो किसको दे देगा? भारत सरकार को दे देगा। ठीक है,
नोट में करके कुछ बात बताया गया, यहाँ पे देख लीजिए आप थोड़ा सा। इस निधि की देखभाल भारत सरकार का वित्त सचिव करता है। तो भारत सरकार का जो भी वित्त सचिव है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, तो यही जो वित्त सचिव है, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब, वो इस निधि का यानी कि आकस्मिक निधि का, कॉन्टीजेंसी फंड का देखभाल करता है। ये कौन पैसा निकाल रहा है, कौन नहीं निकाल रहा है। राष्ट्रपति हमेशा थोड़ी देखते रहेंगे, राष्ट्रपति को पैसा निकालने का अधिकार है। राष्ट्रपति आप कॉन्टीजेंसी फंड का निगरानी करेंगे नहीं ना, तो इसके लिए वित्त सचिव बना हुआ है, तो वित्त सचिव इसको देखभाल करता है। आगे देखिए, वर्तमान समय में 30,000 करोड़ की राशि आकस्मिक निधि के तौर पे है। तो 1-2 रुपया नहीं है, 30,000 करोड़ रुपया है। तो 30,000 करोड़ रुपया आकस्मिक निधि में जमा है वर्तमान समय में। तो अगर हमारे देश में कभी भी किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो उससे निकलने के लिए हम लोग के पास व्यवस्था पहले से किया हुआ है। 30,000 करोड़ रुपया पहले से जमा किया हुआ है। 30,000 करोड़ रुपया आकस्मिक निधि के तौर पे जमा किया हुआ है, और इससे पैसा निकालने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। ठीक है ना। तो ये जो है आपका, हम लोग संचित निधि के बारे में पढ़ लिए हैं। संचित निधि 3 प्रकार का, संचित निधि भारत सरकार की निधियों के बारे में पढ़ लिए हैं। भारत सरकार की 3 गो निधि यानी कि 3 गो फंड्स हैं। एक है संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड 266। एक है लोक लेखा निधि यानी कि पब्लिक अकाउंट 266 क्लॉज 1। उसके बाद आकस्मिक निधि यानी कि कॉन्टीजेंसी फंड आर्टिकल 267। तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ लिए हैं। अब जब हम लोग इंडियन पॉलिटी का जो घटना चक्र वाला बुक सॉल्व करेंगे ना, तो वहाँ पे इससे और भी बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। समझेंगे क्या मतलब कि कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ रहे भैया, वहाँ पे हम लोग केवल फैक्ट लगाएंगे, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पे केवल हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते चले जाएंगे। और आप एक बार उसको सॉल्व कर लीजिएगा ना, फिर आपको कहीं भी पॉलिटी में दिक्कत नहीं होने वाला है। मेरा बात ये आप मान लीजिए। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो संचित निधियाँ, भारत सरकार की निधियाँ यानी कि फंड्स कंप्लीट हो गया है। एक पॉइंट और देख लीजिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग मापलाट्स बोलते हैं, कभी एमपी लाट्स भी बोलते हैं कभी कभी, कहीं इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, हम कहीं सही से उच्चारण नहीं कर पा रहे होंगे, अलग बात है। यहाँ पे इसको बोलते हैं, इसका स्पेलिंग होता है MPLADS। तो MPLADS इसका फुल फॉर्म याद रखिए केवल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, LADS यानी कि लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसको शॉर्ट फॉर्म में MPLADS कहते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इस स्कीम की शुरुआत जो है वो आपका 1993 में किया गया था। कब? तो 1993 में इस स्कीम का शुरुआत किया गया था। और इस स्कीम के तहत, इस योजना के अंतर्गत एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये मिलता है। तो एक सांसद, जो भी सांसद होगा भैया, तो एक सांसद को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष मिलता है। अगर वो 5 साल मतलब MLA रहा, मतलब MP रहा, सांसद रहा, तो 5 साल में उसको अपना क्षेत्र में केवल विकास करने के लिए 25 करोड़ रुपये मिलेगा 5 साल में। 5 × 5 = 25, तो 25 करोड़ रुपये उसको खाली मिलेगा अपना क्षेत्र विकास करने के लिए। अब वो अपना केंद्र सरकार से योजना लाएगा, केंद्र सरकार का योजना अलग से रहेगा, वो सब अलग है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको पार्टिकुलर रूप से हर साल 5 करोड़ रुपये मिल रहा है अपना जो है मतलब कि अपना क्षेत्र का विकास करने के लिए। जिस क्षेत्र से, जैसे हम लोग का हजारीबाग का सांसद की बात करें, मनीष जायसवाल है, तो मनीष जायसवाल को हर साल 5 करोड़ रुपये मिलता होगा हजारीबाग जो है वो क्षेत्रों को विकास करने के लिए 5 करोड़ रुपये दिया जाता होगा। ठीक है। आगे देख लीजिए, लोकसभा का निर्वाचित सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में विकास का कार्य कर सकता है। तो लोकसभा का जो भी निर्वाचित सदस्य है वो अपने संसदीय क्षेत्र का, हम लोग अभी बात किए ना संसदीय क्षेत्र, एक हम लोग का जो है झारखंड में 14 गो लोकसभा सीट है और 6 गो राज्यसभा सीट है। तो संसद में 20 गो आदमी बैठे हुए ना भाई। 14 गो लोकसभा सीट में बात कीजिएगा तो 8 गो जनरल का है, 5 गो ST का है और 1 गो SC का है। ठीक है ना। तो ये रेशियो कैसे कैसे है, 5 + 1 + 8। ठीक है ना। तो इस तरह करके है। और 6 गो राज्यसभा का सीट है, इसमें 6 गो जो भी आ जाए। इसके अलावा झारखंड की बात करें तो यहाँ पे 81 नहीं 82 को विधानसभा सीट है,
जिसमें से 81 गो का निर्वाचन होता है और 1 गो का मनोनीत होता है। मनोनीत वाला अब हट गया है 104 नंबर के संविधान संशोधन 2019 के तहत। अब 81 को जो विधायक है इसका निर्वाचन होता है। इसमें से अगर 81 की बात कीजिएगा तो आपका 44 गो जनरल का है, 28 गो जो है वो आपका एसटी का है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और 9 गो जो है वो आपका एससी का सीट है। तो 44, 28 और 9, 44, 28, 9 याद रखिएगा, ठीक ना। टोटल 82 विधानसभा सीट था, जिसमें से 81 गो का निर्वाचन होता है, 1 गो का मनोनयन होता है। मनोनयन को 104 नंबर के संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया, हटा दिया गया है, केंद्र में भी राज्य में भी। और 81 गो का निर्वाचन होता है। 81 में से 44 गो जो है वो आपका जनरल लोगों का निर्वाचन होगा, 28 गो जो है वो आपका एसटी लोगों का निर्वाचन होगा, वहीं 9 ठो जो है वो आपका एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट का निर्वाचन होगा। तो ये आपका झारखंड के भी यहाँ पे जिक्र कर दिए हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत हर एक सांसद को 5 करोड़ रुपये मिलता है प्रति वर्ष अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए। लोकसभा का जो निर्वाचित सांसद है वो अपने संसदीय क्षेत्र का विकास काम करता है कि नहीं करता वो अलग बात है। राज्यसभा का निर्वाचित सांसद जिस राज्य से निर्वाचित हुआ हो उस राज्य में कहीं भी विकास करने का उसको कार्य दिया जाता है। तो इसी तरह देखो, लोकसभा का जो सदस्य है यानी कि लोकसभा का जो सांसद है, एमपी है, उसको अपने संसदीय क्षेत्र में विकास करने का अधिकार दिया हुआ है। उसके लिए उनको 5 करोड़ रुपये मिलता है प्रति वर्ष। 5 साल रहेंगे तो उनको 25 करोड़ रुपये मिलेगा। वहीं जो राज्यसभा का सांसद होता है उसको भी हम लोग एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो राज्यसभा का होता है, वो राज्य से निर्वाचित होगा ना, किसी क्षेत्र से निर्वाचित नहीं होता है, वो पूरे राज्य का प्रतिनिधि होता है वो। तो उसको अपने राज्य में कहीं भी विकास करने का उसको अधिकार होता है। आगे देख लीजिए, राज्यसभा से मनोनीत सांसद पूरे भारतवर्ष में कहीं भी विकास कर सकता है। देखिए, लोकसभा का सांसद जो होगा सदस्य यानी कि लोकसभा का जो सांसद होगा वो अपने संसदीय निर्वाचित क्षेत्र में वो विकास करने का काम मिलेगा उसको, उसके लिए उसको 5 करोड़ रुपये मिलता है प्रति वर्ष। राज्यसभा का जो सांसद होगा एमपी, उसको अपने राज्य में कहीं भी विकास करने का अधिकार है और कहीं भी विकास काम करवा भी सकता है। वहीं जो भी राज्यसभा में मनोनीत सदस्य है ना भाई, कितना है, 12 गो है ना, जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, उसको पूरे देश में विकास करने का अधिकार है। लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य 552 हो सकते हैं और अभी वर्तमान में कितने हैं तो 543 है, जिसमें से 530 राज्यों से है और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से है। वहीं राज्यसभा का अगर सीट देखें तो मैक्सिमम 250 हो सकता है और अगर वही अभी वर्तमान में देखें तो अभी वर्तमान में 245 है, ठीक है ना। और 245 में से आप देखेंगे तो 233 निर्वाचन हुआ है और बाकी बात जो 12 गो है वो उनका तो मनोनयन हुआ है ना भाई, सिंपल सी बात, उसको भी याद रखिए। तो उनका क्या किया गया है तो मनोनयन किया गया है, ठीक है ना। तो इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे की चर्चा। तो ये वाला भी 2 टॉपिक हो गया आपका, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर आपका जो लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो था वो भी हम लोग समझ लिए हैं, और भारत सरकार की निधियाँ जो 3 गो फंड था, कंसोलिडेटेड फंड, फिर आपका कॉन्टीजेंसी फंड और आपका पब्लिक अकाउंट, तीनों पढ़ लिए हैं। अब हम लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बजट के बारे में पढ़ते हैं। बजट भी आपका इसी का ही पार्ट होता है, बजट देख लीजिए, बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बजट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बजट के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा, नया टॉपिक। अब हम लोग नया टॉपिक बजट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये न्यू टॉपिक है, ठीक है, ये न्यू टॉपिक है बजट। इसके बारे में देख लीजिए, थोड़ा सा फैक्ट दिया हुआ है कि बजट फ्रांसीसी भाषा के शब्द बुजेट शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो बजट जो है ये फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द होता है जिसका नाम है बुजेट, वो बुजेट शब्द से निकला है बजट, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। भारतीय संविधान में बजट नाम के शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। बजट कहीं भी यूज हुआ है भारत सरकार के संविधान में नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में बजट के स्थान पर किसका जिक्र मिलता है तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र मिलता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र मिलता है बजट के स्थान पर। बजट का कहीं भी नाम नहीं लिखा हुआ संविधान में, लेकिन बजट के जगह में वार्षिक वित्तीय विवरण का नाम लिखा हुआ है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है तो आपका अनुच्छेद 112 में लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 112 में
जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण का। यहाँ तक आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। तो बजट एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका नाम क्या होता है ना, बजट जो है एक फ्रांसीसी शब्द बुजेट से निकला है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। और संविधान में बजट का उल्लेख कहीं भी नहीं हुआ है। बजट के जगह पे आपका वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र मिलता है, और वो भी आर्टिकल 112 में। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, ठीक है। अब आगे देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण इसको हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है कि वार्षिक का अर्थ यानी कि हम लोग जो फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं वो कब से कब तक रहता है, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक ये चलता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर हुआ। तो अभी हम लोग का चल रहा है 2025-26 चल रहा है ना, तो ये हम लोग का 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2026 तक चलेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26। 25 को भी ऐड किए हैं और 26 को भी ऐड किए हैं। 25 कहने का अर्थ ये आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, और 26 बोल दिया मतलब कि ये 31 मार्च को ख़त्म होगा, ठीक है ना। फिर 31 मार्च के बाद फिर जो है 1 अप्रैल से फिर स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च नेक्स्ट बार के लिए, तो उसको कहेंगे फाइनेंशियल ईयर 226 और 227 ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब 1 अप्रैल 31 मार्च के लिए लेखा जोखा, तो एक साल बोलते हैं ना वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण इसको हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें एक साल का लेखा जोखा होता है, कब से कब तक, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, मतलब एक साल में क्या काम हुआ है, कितना राजस्व आया, कितना व्यय हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसका लेखा जोखा वार्षिक वित्तीय विवरण में आता है, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन नहीं मतलब कि नोट में दिया हुआ है कि भारत में पहले 1927 में, कब, तो 1927 में बनी एकवर्ष समिति की सिफारिश पे 1924 से आम बजट और रेलवे बजट को अलग अलग कर दिया गया है। तो पहले ना आम बजट और रेलवे बजट दोनों एक साथ आता था, अब क्या होता है आम बजट अलग आता है और रेलवे बजट अलग आता है। कब से, तो 1924 से। किसकी सिफारिश पे, तो किस समिति की सिफारिश से, तो एकवर्ष समिति की सिफारिश पे। तो एकवर्ष समिति के सिफारिश पे आम बजट को रेलवे बजट से अलग किया गया 1924 से। आगे देख लीजिए, फिर 2017 में बजट से आम बजट और रेलवे बजट को एक कर दिया गया। तो पहले क्या था, रेलवे बजट और आम बजट दोनों एक में आता था। उसके बाद एक एकवर्ष समिति आया था, उस एकवर्ष समिति ने रिपोर्ट दिया, सिफारिश किया कि आम बजट और रेलवे बजट को अलग कर दीजिए। तो उसके आधार पे दोनों को अलग कर दिया गया था 1924 में। फिर वो उतना साल चला, फिर अब 2017 में आम बजट और रेलवे बजट को फिर से एक कर दिया गया, ठीक है ना। ये बात आपको याद होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, आर्टिकल 112 अभी बताया गया था कि आर्टिकल 112 जो है वो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण का बात करता है। तो राष्ट्रपति प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण पेश कराता है नोट करता है। तो अभी हम लोग जैसे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी हैं, तो वही ये पेश करती है, लेकिन इसको करवाता कौन है, तो राष्ट्रपति जी। तो आर्टिकल 112 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जी जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करवाते हैं वित्त मंत्री के द्वारा, आगामी मतलब आने वाला। तो जैसे अभी हम लोग का चल रहा है 2025-26 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ये आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च तक ये चलेगा भाई। और वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र जो है वो आर्टिकल 112 में किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण को हम लोग कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, एक साल के लिए। पहले एक आता था, फिर एकवर्ष समिति आया, उसका सिफारिश दिया, फिर 1924 में दोनों को अलग कर दिया गया, आम बजट और रेलवे बजट को। फिर 2017 में दोनों को एक कर दिया गया वापस, ठीक है। अब देख लीजिए बजट का स्टेप। तो बजट का स्टेप क्या क्या होता है वो देख लीजिए। बजट का स्टेप जो है वो आपका 3-3, 6 गो स्टेप होता है।
कितना स्टेप होता है, तो 6 गो स्टेप होता है। मान लीजिए ऐसा स्टेप है, 6 गो सीढ़ी उतरना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गो सीढ़ी चढ़ेंगे हम लोग, 6 गो सीढ़ी चढ़ेंगे तो आपका जो है वो बजट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6 गो स्टेप है सीढ़ी का, 6 गो सीढ़ी है बजट का। पहला क्या है वो देख लीजिए, पहला एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे इसको ऐसा लेते हैं, ये नहीं ठीक रहेगा, कौन सा रहेगा दिखते हैं, रुकिए ज़रा सा, ये लेते हैं। ठीक है, पहले तो बजट यहाँ पे पेश होगा, पहला स्टेप बजट को पेश कर किया जाएगा। दूसरा स्टेप बजट पे बहस होगा। तीसरा स्टेप विभागीय समितियों के द्वारा जांच होगा। अभी पिछले क्लास में ही कल आपको हम बता रहे थे कि समितियों की बात करते हैं तो अस्थायी समिति होता है, अस्थायी समिति होता है। स्थायी समिति की बात करेंगे तो वित्त संबंधी समिति होता है और आपका विभागीय समिति होता है। विभागीय समिति की बात करें तो 24 गो विभागीय समिति है आपका, 16 गो लोकसभा का है, 8 गो राज्यसभा का है। फिर हम लोग देखे थे कि जो विभागीय समिति है वो बजट को जांच करेगी। विभागीय समिति बजट को एक साथ जांच नहीं करती है, विभागीय समिति अलग अलग विभागों में बांटकर बजट को जांच करती है। वहीं हम लोग जैसे बात करते हैं, आपका 3 गो समिति था ना भाई, कौन कौन समिति था आपका, वित्त संबंधी समिति, तो उसको बात करेंगे। वित्त संबंधी समिति की बात करें तो आपका लोक लेखा समिति आ गया, प्राक्कलन समिति आ गया, लोक उपक्रम समिति आ गया। तो जो आपका प्राक्कलन समिति था वो बजट को जांच करता है, पूरे बजट को, लेकिन विभागीय समिति जो है वो बजट को तोड़ तोड़कर अलग अलग भाग में, डिपार्टमेंट में, अलग अलग विभागों में बांटकर उसको जांच करती है। कृषि विभाग का अलग जांच करेगी, वित्त ये क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर का, मतलब एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन का विभाग अलग जांच करेगा। ठीक है ना, ऐसे करके इसको जांच करता है अलग अलग जगह में। इंडस्ट्री का अलग जांच करेगा, ठीक है ना, हेल्थ का अलग जांच करेगा, एजुकेशन का अलग जांच करेगा, सब जांच करता है। तो पहला स्टेप बजट को पेश किया जाता है, दूसरा स्टेप बजट पे बहस होता है, तीसरा स्टेप विभागीय समितियों के द्वारा उसका जांच होता है, चौथा स्टेप अनुदान मांग होता है। क्या, तो अनुदान मांग होता है। और पांचवा स्टेप कटौती प्रस्ताव या फिर यहीं पे जो है लेखानुदान, दोनों एक साथ होता है। तो कटौती प्रस्ताव या फिर लेखानुदान यहीं पे होता है। उसके बाद छठा स्टेप क्या है वो आपका, तो छठा स्टेप जो है वो आपका विधेयक को, वित्त विधेयक को पास किया जाता है। किसको, तो वित्त विधेयक को पास किया जाता है। तो ये 6 गो स्टेप है। मान लीजिए कोई ऐसा ये व्यक्ति है, ठीक है ना, ये वित्त मंत्री जी है निर्मला सीतारमण जी, इनको बजट को पास करवाना है तो 6 गो स्टेप, इनको 6 गो सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिएगा ये निर्मला सीतारमण जी है, इनको बजट को पास करवाना है तो इनको 6 स्टेप, 6 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। पहला आपका बजट को पेश करेगी, फिर बजट पे बहस होगा, फिर बजट को विभागीय समितियों के द्वारा जांच होगा, फिर अनुदान मांग होगा, फिर आपका जो है वो कटौती प्रस्ताव या यहीं पे लेखानुदान होगा। उसके बाद जो है वो आपका क्या होगा, वित्त विधेयक को पास किया जाएगा। तो ये 6 गो स्टेप पढ़ा जाता है, 6 गो स्टेप जो है वो लाया जाएगा निर्मला सीतारमण की जी के द्वारा। पहला स्टेप बजट को पेश किया जाएगा, दूसरा स्टेप बजट के ऊपर बहस होगा, तीसरा स्टेप विभागीय समितियों के द्वारा जांच होगा, चौथा स्टेप अनुदान मांग का होगा, पांचवा स्टेप कटौती प्रस्ताव का होगा और छठा स्टेप फाइनल वित्त विधेयक जो है पास हो जाएगा। तो जो है वो आपका बजट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब हम लोग जो है एक एक करके इन सभी स्टेप के बारे में देखते हैं। इसको याद रखिएगा आप हमेशा, ठीक है ना, इसको हमेशा आप कंठस्थ कर लीजिएगा, 6 गो स्टेप बजट का। तो देखिए सबसे पहले बजट का पेश होना यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, इसको हम लोग देखते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट यानी कि बजट का पेश होना या बजट का पेश करना। तो देख लीजिए यहाँ पे भारत का वित्त मंत्री यानी कि जो अभी निर्मला सीतारमण जी है वर्तमान में 2025 में, ये फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में बजट पेश करते हैं। कहाँ पे, तो लोकसभा में। तो निर्मला सीतारमण जी है यानी कि जो निर्मला सीतारमण हटाइए, भारत का जो भी वित्त मंत्री होगा आने वाले टाइम में भी जो होगा या आने वाले से पहले जो टाइम में रहे होंगे जो भी वित्त मंत्री, वो लोग फरवरी महीने के प्रथम सप्ताह में यानी कि 1 फरवरी को बजट पेश करते हैं लोकसभा में, बजट पेश करते हैं लोकसभा में। उसके बाद आगे देख लीजिए, सबसे पहले 1860 ईस्वी में भारत का प्रथम बजट जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। तो 1860 ईस्वी में भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। ये विदेश में ही, विदेश बोल रही है मतलब कि ब्रिटिश काल में हुआ था। जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 ईस्वी में भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था 1860 ईस्वी में। कब, तो 1860 ईस्वी में, ठीक है ना। अब देख लीजिए
आज़ाद भारत का प्रथम बजट जो है वो 1947 में पेश किया गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। तो आज़ाद भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था 1947 ईस्वी में। किस व्यक्ति के द्वारा? तो सनमुख शेट्टी के द्वारा, चेट्टी के द्वारा। तो सनमुख चेट्टी के द्वारा आज़ाद भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था 1947 में। और भारत का प्रथम बजट 1860 ईस्वी में पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। और ये भारत के वित्त मंत्री के द्वारा फरवरी महीने के पहले सप्ताह में, यानी कि 1 फरवरी को पेश किया जाता है लोकसभा में, नॉट राज्यसभा में। आगे देख लीजिए, भारत की प्रथम महिला जिसने बजट पेश की थी वो है आपका इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो है वो 1970 और 1971 में पहली महिला है जो कि बजट को पेश की थी। अभी वर्तमान में तो निर्मला सीतारमण जी भी तो महिला ही है, वो भी पेश कर रही है, लेकिन पहली महिला की बात की जा रही है। तो पहली महिला थी इंदिरा गांधी जो बजट पेश की थी संविधान, मतलब ये लोकसभा में 1970 और 1971 में। तो इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला थी जो कि बजट पेश की थी 1970 और 1971 में। तो 3-4 को डेट याद रखिएगा। 1924 में रेलवे बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया, 2017 में एक कर दिया गया। किस रिपोर्ट के द्वारा? तो एकवट समिति की सिफारिश के द्वारा। फिर 1860 में प्रथम बजट पेश हुआ था भारत का जेम्स विल्सन के द्वारा। फिर 1947 में आज़ाद भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था सनमुख शेट्टी के द्वारा। फिर पहली महिला जो बजट पेश की थी तो वह है इंदिरा गांधी 1970 और 1971 में। ठीक है, ये याद रख लीजिए। और ये 1 फरवरी को बजट पेश होता है, यानी कि फरवरी महीने के प्रथम सप्ताह में, यानी कि 1 फरवरी को भारत के वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया बजट का पेश करना। तो बजट का पेश करना ये पहला स्टेप था। तो ये जो है हम लोग पहला स्टेप, आपका पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग टिक कर देते हैं, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है, इसको हम लोग टिक कर देते हैं। पहला स्टेप को ऐसे करके इसको हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, नहीं होगा पहला स्टेप, ये टिक हो गया पहला स्टेप। अब देख लीजिए, अब हम लोग पहला स्टेप चढ़ लिए हैं, यानी कि बजट को पेश कर दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? तो बजट पर बहस करना, यानी कि डिबेट द बजट। तो डिबेट द बजट यानी कि बजट के ऊपर बहस करना। तो बजट के ऊपर बहस करना ये दूसरा स्टेप है। 3-4 दिन बजट पर बहस चलती है। कितना दिन? तो 3-4 दिन। और बजट की प्रतिलिपि यानी कि उसका जो जेरोक्स है, फोटोकॉपी है, वो सभी सदस्यों के पास भी भेजनी होती है, मतलब सभी सदस्यों के पास भी जाता है। तो जब बजट पे बहस कैसे होगा भाई? बजट में क्या क्या लिखा है यहाँ पे सभी समितियों के, सभी सदस्यों के पास ये फोटोकॉपी रहेगा, तो लोग पढ़ेंगे ना भाई उनका कि हाँ बजट में ये बात कहा गया है, तो कोई सही है, कौन गलत है, क्या होना चाहिए, क्या और ऐड होना चाहिए, क्या हटाना चाहिए। तो ये सब पे चर्चा होगा। वो भी लगभग 3 से 4 दिन तक ये चर्चा होता है। कितना दिन? तो 3 से 4 दिन तक ये बहस चलेगी। और बजट का जो प्रतिलिपि है वो सभी सदस्यों में पेश करना होगा। तो ये आपका दूसरा स्टेप भी हम लोग चढ़ लिए हैं, बजट पे बहस 3-4 दिन। तो दूसरा स्टेप भी चढ़ लिए हम लोग। तो चलिए दूसरा स्टेप को भी हम लोग जो है वो टिक लगा देते हैं। तो ये आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट। तो ये आपका दूसरा स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है तीसरा स्टेप चलते हैं। तीसरा स्टेप क्या है? तो विभागीय समितियों के द्वारा जांच। तो हम लोग तीसरा स्टेप चलते हैं। तीसरा स्टेप है कि विभागीय समितियों के द्वारा जांच, यानी कि इंक्वायरी बाय द डिपार्टमेंटल कमिटीज़। तो इंक्वायरी होगा किसके द्वारा? डिपार्टमेंटल कमिटीज़ के द्वारा। तो विभागीय समितियों के द्वारा जांच होगा तीसरा स्टेप में। तो हम लोग जानते हैं कि 24 गो विभागीय समितियां हैं, जिसमें से अगर हम लोग बात करें तो 16 गो लोकसभा का है और 8 गो जो है वो आपका राज्यसभा का है, ये भी हम लोग जानते हैं। और 24 गो विभागीय समिति है। प्रत्येक विभागीय समिति में 31 गो सदस्य होंगे। कितना? तो 31 गो। तो 31 गो सदस्य एक विभागीय समिति में होगा और 24 गो विभागीय समिति है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है ना? तो अभी बताया गया था कि एक विभागीय समिति में 31 गो सदस्य होंगे। तो 31 गो सदस्य होंगे और 24 गो विभागीय समिति है। तो अगर 31 को अगर हम लोग 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 744 आ जाएगा। तो 744 व्यक्ति जो है वो किसी न किसी समिति से जुड़े होंगे। 744 को सांसद किसी न किसी समिति से ये जुड़े होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और जब हम लोग राष्ट्रपति वाले टॉपिक पढ़ रहे थे तो हम लोग देख रहे थे एक एमपी का मत मूल्य। तो हम लोग देखे थे निर्वाचित सांसदों की संख्या। तो निर्वाचित सांसद कितने हैं? तो टोटल अभी हम लोग देखेंगे तो निर्वाचित सांसद की संख्या दिखे तो आपका 776 गो है।
और मनोनीत सांसद की संख्या देखिए तो वो आपका है 12 गो, ठीक है ना। और 776 गो सांसद आपके निर्वाचित सांसद की संख्या है, ठीक है ना। ये हम लोग जानते हैं 776 गो निर्वाचित सांसद है आपके, लोकसभा और राज्यसभा सबको मिलाकर 776 निर्वाचित है। अगर हम लोग ऐसे मिला दें तो लोकसभा में अभी वर्तमान में 543 सदस्य हैं, कितने, तो 543, और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। लोकसभा में सभी निर्वाचित है, राज्यसभा में 245 है, जिससे आप 12 को हटा दीजिए तो बच ये यहाँ पे आपका 12 को हटा दीजिएगा अपना, तो बच जाएगा आपका 233। तो देख लीजिए 3 3 6 हो गया, 4 3 7 हो गया और 5 2 7 हो गया। तो 776 को आपके सांसद हो जाएंगे जो कि निर्वाचित है, सिंपल। इसमें अगर 12 को मनोनीत जोड़ देंगे तो और इसका डाटा जो है बढ़ जाएगा। 12 को और इसमें जोड़ देंगे तो 76 और 10 86 और 2 88, मतलब 788 सांसद हो जाएंगे। तो मतलब 788 टोटल पूरे सांसद है पूरे भारत में, निर्वाचित और मनोनीत को मिलाकर। निर्वाचित 776 है और मनोनीत आपके 12 ठो है, मतलब 788 को सांसद पूरे देश को चला रहे हैं, पूरे भारत को चला रहे हैं। इसके बाद हम सांसदों की बात करें, एमएलए की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। एमएलए मिला दीजिएगा तो 4-5 हज़ार रुपये, अब 4-5 हज़ार एमएलए हो जाएंगे पूरे भारत में। अगर भारत की झारखंड की बात कीजिए तो 81 को एमएलए है ना, 81 को विधायक खड़े झारखंड को चला रहे हैं। तो इस तरह से याद कीजिएगा इसको। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, ठीक है ना। तो ये बताया गया है कि 31 गो विभागीय समिति होगा और हर समिति में 31 गो सदस्य होंगे, 31 सदस्य होंगे। तो आपका 31 समिति मतलब 31 सदस्य और 24 समिति विभागीय समिति, तो 744 सदस्य ऐसे आ गए हैं। और ये भी हम लोग जानते हैं 31 गो सदस्य होंगे एक विभागीय समिति में, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा के होंगे और 10 सदस्य जो है वो राज्यसभा के होंगे। तो 21 सदस्य लोकसभा के होंगे और 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे। ये भी आपको समझ में आ गया यहाँ तक। तो हम लोग देख रहे हैं विभागीय समितियों के द्वारा जांच। तो 24 गो विभागीय समिति है, वो सभी 24 गो विभागीय समिति इसको क्या करेगी, जांच करेगी। तो ये आपका चौथा स्टेप भी था। तो हम लोग चौथा स्टेप भी चढ़ गए हैं। अब हम लोग 5वें स्टेप की तरफ चढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए चौथा स्टेप भी हम लोग चढ़ लिए हैं, मतलब सॉरी तीसरा स्टेप भी चढ़ लिए हैं हम लोग। और तीसरा स्टेप क्या था, विभागीय समितियों के द्वारा जाँच, मतलब 24 गो विभागीय समिति इसको जाँच करेगी। तो 3 स्टेप चढ़ गए, यहाँ भी हम लोग टिक लगा दिए। अब चलिए हम लोग चौथा स्टेप चलते हैं। चौथा स्टेप क्या है, तो अनुदान मांग, यानी कि डिमांड ऑफ ग्रांट्स। अनुदान बोलते हैं ना, तो अनुदान का अर्थ होता है ग्रांट्स। तो अनुदान मांग यानी कि डिमांड ऑफ ग्रांट्स। इसमें क्या वो देख लीजिए, सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न प्रकार की अनुदान मांग रखती है। तो सरकार क्या करती है, आने वाले जो आगामी वर्ष है इसके लिए अलग अलग तरह का विभिन्न प्रकार का अनुदान मांग रखती है। बोलती है यार ये आप अनुदान कीजिए, इसमें ये दीजिए वो दीजिए। तो ये करती है, कौन करती है, तो आपका सरकार जो करती है। तो सरकार आगामी यानी कि आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न प्रकार की अनुदान मांग रखती है। तो अनुदान मांग करता है सरकार, किससे करता है, तो वित्तीय वर्ष के लिए करता है, आगामी सरकार मांग करता है ना। तो चौथा स्टेप भी हम लोग चढ़ लिए हैं, अनुदान मांग। तो सरकार जो है वो अनुदान मांग करती है, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न प्रकार के अनुदान मांग करती है। तो ये 4 गो स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो पहला स्टेप बजट का पेश करना, दूसरा स्टेप बजट पर बहस, तीसरा स्टेप विभागीय समितियों के द्वारा जांच, चौथा स्टेप अनुदान मांग। अब चलिए हम लोग 5वां स्टेप चलेंगे, कटौती प्रस्ताव या फिर लेखानुदान, और छठा फिर आपका क्या हो जाएगा, वित्त विधेयक को पास कर देना। तो ये फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो 4 स्टेप हम लोग चढ़ लिए, 4 सीढ़ी चढ़ लिए, हम लोग 5वां सीढ़ी चलते हैं। 5वां क्या है वो देख लीजिए, 5वां है आपका कटौती प्रस्ताव, जिसको हम लोग बोलते हैं कट मोशन। क्या बोलते हैं, तो कट मोशन बोलते हैं, यानी कटौती प्रस्ताव। और कटौती प्रस्ताव जो है वो आपका 1-2 नहीं है बल्कि 3-3 तरह का कटौती प्रस्ताव आता है। कितना, तो 3 तरह का। पहला कटौती प्रस्ताव है आपका नीतिगत कटौती प्रस्ताव, जो कि इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिसी कट। दूसरा है आर्थिक कटौती यानी कि इकोनॉमिक कट। और तीसरा है आपका सांकेतिक कटौती यानी कि टोकन कट। ये 3 तरह का प्रस्ताव आता है, कटिंग जो है कट प्रस्ताव यानी कि कटौती प्रस्ताव। तो कटौती प्रस्ताव यानी कट मोशन 3 तरह का है, नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती और सांकेतिक कटौती। इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, वो देख लीजिए। नीतिगत कटौती यानी कि पॉलिसी कट, इसमें बोला जाता है कि विपक्ष सरकार के बजट में से 1 रुपया कम करने का मांग करता है। बताओ यार, करोड़ों करोड़ों रुपये का बजट पेश होता है, इसमें से 1 रुपया कम करने का प्रस्ताव लाया जाता है, इसको बोलते हैं नीतिगत प्रस्ताव। ये सब क्या है, यह सब नौटंकी ही है ना।
यदि 1 रुपया विपक्ष ने काट लिया तो सरकार जो है वो गिर जाएगी। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक स्थिति आ जाएगा भाई। रुपया कटेगा 1 रुपया ही, लेकिन सरकार गिर जाएगा। तो नीतिगत कटौती कटौती क्या है? पॉलिसी कट। कि विपक्ष जो है वो सरकार के बजट में से 1 रुपया कम करने की मांग करेंगे, और यदि 1 रुपया विपक्ष काट लेता है तो फिर ये सरकार गिर जाएगा। फिर है आपका आर्थिक कटौती यानी कि इकोनॉमिक कट। जब सरकार की समस्त आर्थिक नीतियों की बुराई की जाती है तो और पूरे बजट को खराब बताया जाता है। कभी कभी आर्थिक कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, बोला जाता है कि नहीं, आप जो बजट लाए हैं बहुत बेकार बजट लाए हैं। और आप आए दिन सुनते होंगे कि आज तक ऐसा बजट इतिहास में नहीं आया है कभी, पहली बार ऐसा तानाशाही बजट आया है, तो ये आया है वो आया है। ये विपक्ष का नारा रहेगा, एकदम रटाया है, एकदम हर साल यही बोलेगा विपक्ष वाला कि इतिहास में ऐसा बजट कभी नहीं आया, इतना खराब बजट, बाप रे बाप, बहुत शोषण हुआ है। और वही पक्ष वाला क्या बोलेगा हर साल कि इतिहास में ऐसा बजट आज तक नहीं आया है कभी, इतना अच्छा बजट आज तक कभी आया ही नहीं है। ये हम लोग का सरकार है, हमारी सरकार की देन है कि इतनी अच्छे बजट आया है। तो ये कटौती प्रस्ताव होता है। तो जब सरकार जो है सरकार की समस्त आर्थिक नीतियों का कि ये पॉलिसी ला रहे, ये पॉलिसी ला रहे, सबका बुराई करेगा विपक्ष और पूरे बजट को खराब बताएंगे विपक्ष वाले, ये आर्थिक कटौती इसको कहा जाता है। तो आर्थिक कटौती प्रस्ताव ये हो गया। इसके अलावा एक सांकेतिक कटौती है जिसको हम लोग बोलते हैं टोकन कट, सांकेतिक कटौती। इसमें विपक्ष 100 रुपया कम करने की मांग करता है। फिर नोटंकी, करोड़ों रुपया है बजट, उसमें से 100 रुपया कम करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या ही दिक्कत हो जाएगा मेरे भाई, बताओ। तो सांकेतिक कटौती, विपक्ष जो है वो 100 रुपये कम करने की मांग जो है वो करता है, 100 रुपये कम करने की मांग करेगा, ठीक है ना। क्या क्या 3 कटौती बताया? नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती और सांकेतिक। नीतिगत कटौती में विपक्ष जो है वो 1 रुपये कम करने की मांग करेगा। आर्थिक कटौती में जो है वो विपक्ष जो है वो सरकार का नीति को बुराई करेगा और बजट को खराब बताएगा। सांकेतिक कटौती में जो है वो विपक्ष जो है 100 रुपया कम करने की मांग करेगा। नोट नोट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताया जा रहा है नोट में। यदि कोई भी कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी। अरे बाप रे बाप, ये तो भैया दिक्कत की बात है ना। अगर सांकेतिक कटौती, अगर नीतिगत कटौती, अगर आर्थिक कटौती, तीनों में से कोई भी कटौती पास हो गया तो फिर भैया सरकार का नैया डगमगा जाएगा, सरकार गिर जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया। इसके अलावा एक और नोट में बात बताया गया है कि विभागीय समितियों की जांच तथा बजट पर बहस होते होते अप्रैल महीना नज़दीक आ जाता है और सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए धन की आवश्यकता होती है और इस धन की पूर्ति के लिए वो लेखानुदान मांगता है। बोलता है क्या क्या, देखिए बजट को पेश किया है 1 जनवरी को, लेकिन बजट के ऊपर बहस करते 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 कब आ जाता है? अप्रैल महीना आ जाता है। अप्रैल महीना पहुंच जाता है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब 3 महीना तक बजट ये जो बहस होते रहता है, बहस होते रहता है। विभागीय समितियों के द्वारा जांच होता है तो बजट पे बहस होते रहता है। तो ये अप्रैल का महीना धीरे धीरे नज़दीक आ जाता है और सरकार को जो आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है यानी कि आगामी जो वित्तीय वर्ष है, इसके लिए फिर धन की आवश्यकता होती है, पैसा की आवश्यकता होती है। और इस धन को पूर्ति करने के लिए सरकार जो है वो लेखानुदान मांगता है। बोलता है भैया हमको आप कर्ज दीजिए, एक तरह से लेखानुदान दीजिए, हमको आप कुछ पैसा दीजिए, अपना हम काम कैसे चलाए, इसको बोलते हैं लेखानुदान। तो 5 स्टेप हम लोग चढ़ चुके हैं, 5 स्टेप चढ़ चुके हैं हम लोग, तो उसको हम लोग टिक लगा देते हैं। अब क्या हो जाएगा? लेखानुदान। अच्छा 4 स्टेप चढ़े हैं ना, अनुदान मांग, ये 4था स्टेप हम लोग जो है वो चढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है वो कटौती प्रस्ताव भी हम लोग चढ़ चुके हैं। लेखानुदान यहीं पे लाया जाता है, लेखानुदान और कटौती प्रस्ताव एक ही साथ लाया जाता है, दोनों एक ही है, ठीक है ना। तो ये 5वां स्टेप लेखानुदान और कटौती प्रस्ताव हो जाएगा। तो सरकार जो है लेखानुदान मांगता है कि ये हम लोग कैसे अपना काम चलाएंगे, इसलिए तो लेखानुदान को बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट लेखानुदान। सरकार 2 महीने के खर्च के लिए कुल बजट का 1/6वां भाग की मांग करती है और इसे 2 महीने खर्च करती है और ये कुल बजट में जुड़ जाता है। देखो बोलता है कि अप्रैल में बजट पेश हुआ, बहस करते करते अप्रैल तक, मतलब ये फरवरी में बजट पेश किया गया 1 फरवरी को, फिर बजट पे बहस होते होते विभागीय समितियों के द्वारा जांच होते हुए अप्रैल महीना तक पहुंच गया है। तब ऐसे में सरकार जो बोलता है कि भैया हमको अब अपना मतलब ये
इसको आगे बढ़ाना है तो हमको आगामी वित्तीय वर्ष के लिए हमको कुछ धन का आवश्यकता है, आप हमको मनी दीजिए, कुछ पैसा दीजिए, उसको बोलते हैं लेखानुदान। और बोलता है कि हमको 2 महीने के लिए कम से कम पैसा दीजिए, और बोलता है कि हमको पूरा पैसा मत दीजिए। अगर मान लीजिए कि बजट पूरा 600 करोड़ रुपये का है, तो 600 करोड़ का है तो उस 600 करोड़ का 1/6 भाग यानी कि 100 करोड़ रुपया हमको आप अभी दे दीजिए। बाद में जो है आप हम जो है वो बहस हम लोग करते रहेंगे, आगे चलते रहेगा। तो लेखानुदान के तौर पे सरकार जो है वो 2 महीने के खर्च के लिए कुल बजट का 1/6वां भाग की मांग करता है, यानी कि 600 करोड़ रुपये का बजट है तो उसमें से 100 करोड़ रुपये का जो है बजट पहले मांग लेगा, जो है 100 करोड़ रुपये पहले मांग लेगा। और ये जो है वो 2 महीने अपना खर्च करेगा यहीं से ही, 100 करोड़ में से ही एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है। फिर 2 महीने के बाद फिर जो है पूरा पैसा मिल जाएगा, और जो पहले पैसा मिला है उसको भी उसमें जोड़ के मिलेगा। मान के अगर 600 करोड़ में 100 करोड़ रुपये मिल गया पहले ही, 2 महीने पहले ही, तो जो 2 महीने बाद पैसा मिलेगा अब वहाँ पे 400 करोड़ रुपये मिलेगा, क्योंकि 100 करोड़ तो पहले मिल गया ना। एग्जाम्पल के लिए हम ये डाटा यूज करें 600 करोड़, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो लेखानुदान क्या होता है, तो सरकार 2 महीने की खर्च के लिए कुल बजट का 1/6वां भाग मांग करती है और इसे 2 महीने खर्च करती है, और ये कुल बजट से फिर जुड़ जाता है, तो ये लेखानुदान हो जाता है। यानी कि 5 स्टेप हम लोग पढ़ लेते हैं। लेखानुदान साथ में होता है, कटौती प्रस्ताव के साथ ही लेखानुदान मांग किया जाता है। उसके बाद एक चीज़ देख लीजिए, वर्तमान में बजट फरवरी के प्रथम सप्ताह में पेश होता है, और इसलिए सरकार को लेखानुदान की आवश्यकता नहीं होती। अभी वर्तमान में क्या होता है ना कि बजट जो है वो फरवरी में पेश हो रहा है, इसलिए ज़्यादातर तो लेखानुदान का मांग नहीं होता है, लेकिन कभी कभी मांग किया जाता है। फिर देखिए विनियोग विधेयक क्या है, तो विनियोग विधेयक आता है, यानी कि एप्रोप्रिएशन बिल आता है, विनियोग विधेयक आता है। इसमें क्या होता है कि संसद की संचित निधि से विनियोग विधेयक पारित होता है, और पारित होने पर ही जैसे पारित होता है वैसे ही पैसा निकाला जाता है, अतः विनियोग विधेयक का पारित होना आवश्यक है। तो विनियोग विधेयक आता है, यानी कि एप्रोप्रिएशन बिल आता है, और संसद की संचित निधि से पैसा तभी निकलेगा जब आपका विनियोग विधेयक पारित होगा। तो फिर जो है पक्ष विनियोग विधेयक लाता है, फिर बहुत बहस वहस होने के बाद विपक्ष इसको जब पास कर देता है तो फिर आपका जो है वो विनियोग विधेयक पास हो जाने के बाद फिर संचित निधि से पैसा निकाल के भारत सरकार को दे दिया जाता है बजट के लिए, ठीक है ना। अब आगे देख लीजिए, फिर देख लीजिए हम लोग वित्त विधेयक का पारित होना। तो वित्त विधेयक यानी कि पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, तो वित्त विधेयक पारित हो जाएगा। फिर कैसे होगा देख लीजिए, बजट एक वित्त विधेयक ही है, अतः बजट को पास करने के लिए वित्त विधेयक के रूप में पारित करना होता है। तो बजट भी क्या है, एक तरह से वित्त विधेयक है ना, फाइनेंस बिल है ना, तो बजट को पास करने के लिए वित्त विधेयक के रूप में इसको पारित करना होता है। और वित्त विधेयक क्या होता है वो हम लोग तो पढ़ेंगे ही, तो वित्त विधेयक हम लोग आगे क्लास में हम लोग वित्त विधेयक के बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो वित्त विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वित्त विधेयक का पारित होना यानी कि फिर आपका जो है वित्त विधेयक पारित हो जाएगा, तो फिर आपका जो है वो बजट का प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टोटल 6 प्रक्रिया है, 6 स्टेप है बजट का पारित होने के पर। और यहीं पे देख लीजिएगा थोड़ा सा कि अनुपूरक मांग होता है, यानी कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होता है। अब बढ़ जाता है कि सरकार को दिए गए बजट में यदि वार्षिक वर्ष का खर्च पूरा नहीं होता है तो सरकार उस खर्च के लिए अनुपूरक मांग भी करती है। तो सरकार को दिए गए जो भी सरकार को दिया गया था बजट, तो बजट में जो है जितना पैसा दिया गया था, यदि वो वार्षिक वर्ष का खर्च पूरा नहीं हो पाता है उतना पैसा में, तो सरकार उस खर्च के लिए फिर से अनुपूरक मांग रखती है। तो सरकार रखेगी अनुपूरक मांग। अनुपूरक मांग के अलावा एक देखिएगा आप अतिरिक्त मांग भी होता है। अतिरिक्त मांग यानी कि एक्स्ट्रा डिमांड भी होता है, और ये होता है कि सरकार को किसी नई सेवा को जोड़ने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है, और इस धन की मांग वो अतिरिक्त मांग को कहते हैं। तो देख लीजिए कभी कभी ना सरकार के द्वारा ना जब सरकार जो है जितना पैसा मिला है उतना से खर्च नहीं चला पाया तो उसके लिए फिर अनुपूरक मांग करेगा। अनुपूरक मांग के अलावा हम लोग एक देखते हैं अतिरिक्त मांग भी होता है कि सरकार को जब नई नई सर्विसेज को जोड़ना होता है कि हम इसमें बजट में ये काम भी करेंगे, ये भी काम करेंगे, इसलिए हम लोग को अलग से पैसा दीजिए। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना भाई कि हम लोग रूम में रहते हैं तो बोलते हैं यार हमको इस महीने ये काम अलग से करना, कपड़ा लेना अलग से, तो इसके लिए हमको जितना पैसा भेजते हैं उतना भेजिए ही, लेकिन अलग से हमको कुछ पैसा और भेजिए, तो उसको बोलते हैं अतिरिक्त मांग यानी कि एक्स्ट्रा डिमांड। तो सरकार को किसी नई सेवा को जोड़ने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है, और इस धन को जो है हम लोग मतलब कि धन की मांग को ही हम लोग अतिरिक्त मांग कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, ये बजट का 6वां स्टेप था वो आपको समझ में आ गया है। फिर यहाँ से जो है वो आपका वित्त विधेयक स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सॉरी धन विधेयक स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 110। तो धन विधेयक को हम लोग आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे, धन विधेयक हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। कल क्लास में हम लोग वित्त विधेयक और धन विधेयक को भी कंप्लीट कर देंगे।
तो धन विधेयक और वित्त विधेयक भी जो है वो आपका कल ही कंप्लीट हो जाएगा, उसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि हम लोग यहाँ तक तो देखे हैं ना कि हम लोग विधेयक की बात कर रहे थे। विधेयक 4 प्रकार के होते हैं, वित्त विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और एक आपका साधारण विधेयक। साधारण विधेयक तो पढ़ लिए थे, धन विधेयक हम लोग कल पढ़ेंगे, वित्त विधेयक हम लोग कल पढ़ेंगे, फिर संविधान संशोधन विधेयक है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, उसको वहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो बजट का भी हम लोग प्रोसेस पूरा पढ़ लिए हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, इससे आगे हम लोग आज नहीं जाएंगे। तो ये 6 स्टेप हम लोग देखे हैं, छठा स्टेप में भी हम लोग टिक लगा देते हैं। तो पहला स्टेप बजट का पेश करना, फिर बजट पे बहस करना, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप विभागीय समितियों के द्वारा जांच होगा, चौथा स्टेप अनुदान मांग, फिर पांचवा स्टेप कटौती प्रस्ताव 3 तरह का, फिर लेखानुदान यहीं पे, फिर इसके बाद यहीं पे जो है आपका यहीं पे नहीं, उसके बाद फिर जो है छठा स्टेप वित्त विधेयक का पास होना। वित्त विधेयक पास हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका अनुपूरक मांग कभी कभी मांगा जाता है, अलग मतलब कि ज़्यादा खर्च हो गया इसलिए, और कभी कभी अलग से कुछ नया सर्विसेज उसमें जोड़ रहे, नई सेवा जोड़ रहे हैं, तो उसके लिए अतिरिक्त मांग भी किया जाता है। तो ये यही है 6 गो स्टेप आप पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका बजट का स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फिर बजट के ऊपर आप लिख सकते हो 6 गो स्टेप के द्वारा ही। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। तो ये क्लास थोड़ा लंबा भी हो गया और बहुत ही कंसेप्चुअल था, और हम लोग समझ लिए इसको बेहतर तरीके से। तो अब आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम लोग वित्त विधेयक और धन विधेयक के बारे में जानेंगे। तो आपका जो विधेयक के 4 प्रकार जो होते हैं वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट नहीं होगा मतलब वो साधारण विधेयक तो पढ़ लिए हैं, फिर हम लोग वित्त विधेयक जानेंगे, फिर हम लोग धन विधेयक जानेंगे, और संविधान संशोधन विधेयक जब हम लोग संविधान संशोधन पढ़ेंगे ना, आर्टिकल 368 वाला, तो वहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, भाग 18 में, ठीक है ना, तो वहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग आज बजट वाला भी टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, साथ ही साथ भारत सरकार की नीतियाँ यानी कि फंड्स वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा हम लोग एक पॉइंट और पढ़े थे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसके बारे में भी पढ़ लिए थे, जो कि सांसद को 5 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष मिलता है अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए। राज्यसभा के सांसद को भी मिलता है, इसके अलावा मनोनीत सांसद को भी मिलता है राज्यसभा में, उसको भी, है ना। तो ये सब सारा हम लोग पढ़ लिए हैं। तो ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।